ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं लिनक्स के ऊपर। लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तो सबसे पहली बात ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज उसकी प्रोप्राइटरी है और आप उसको यूज करने के लिए आपको उसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, जबकि लिनक्स के अंदर मेनली ये ओपन सोर्स है। अच्छा, ओपन सोर्स तो है लेकिन लिनक्स के अंदर कुछ फ्लेवर्स ऐसे भी हैं जो लाइसेंस वर्जन में आते हैं, मतलब उनको अगर आपने यूज करना है तो आपको उसका भी जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल वो बहुत कम लेवल पे इस तरह से यूज होता है। मोस्टली लिनक्स जो है एज ओपन सोर्स हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, लिनक्स कब क्रिएट हुआ था इसके बारे में लिखा हुआ है, और क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसका कोड ओपन है, कोई भी डेवलपर जो इस लेवल पे काम करना चाहे तो इसके अंदर अपने लेवल पे भी खुद चेंजेस करके अपना एक लिनक्स का फ्लेवर या वर्जन भी बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पे बोल्ड करके लिखी हुई है वो यही है कि वाइडली यूज फॉर सर्वर्स और क्लाउड एनवायरनमेंट। मोस्टली इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है प्रोडक्शन सर्वर्स जो होते हैं या जो सर्वर्स होते हैं जिसके ऊपर डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रही होती है उसमें लिनक्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब क्या वजह है कि विंडोज भी मौजूद है और सर्वर लेवल पे भी आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। जैसे हम पर्सनल सिस्टम पे विंडोज 10 यूज करते हैं तो सर्वर लेवल पे इसके सर्वर एडिशन अलग आते हैं, जैसे कि विंडोज 2012, विंडोज सर्वर 2016, 2019 इस तरह से मौजूद हैं। कंपनीज जो है नॉर्मली लिनक्स को किस लिए सिलेक्ट करती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये फ्री है, सिक्योर है। अच्छा, फ्री भी है और सिक्योर भी है, ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है। इसका जवाब मैं यूं दे सकता हूं कि आप सब लोग हम समय ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमें वायरस से कितने मसले आते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि रैंसमवेयर आजकल एक आपने सुना होगा पिछले 1-2 साल से बहुत सारे जगहों पर कि वो अटैक कर रहा है बार बार। ठीक है, तो ये जो वायरस वगैरह के इश्यूज हैं कि कोई यूएसबी लगाता है और वायरस आ जाता है, इंटरनेट से वायरस आ जाता है, नेटवर्क से वायरस आ जाता है, ये तमाम कहानियां जो है लिनक्स के अंदर ऑलमोस्ट नहीं होती। ठीक है, मेरे इन्वायरमेंट के अंदर मैं तकरीबन भी 3 से 4 बार जो है ये रैंसमवेयर हम लोग भुगत चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर विंडोज लेवल के सर्वर्स हैं। वो क्यों है उस पर एक अलग बहस हो सकती है। खैर, अच्छा, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसपे हम लोगों को पता नहीं होता लेकिन हम लोग लिनक्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, ये हमारा एंड्रॉयड का फोन है। ये एंड्रॉयड जो है वो ये लिनक्स बेस्ड है और हम यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज टू हो चुके हैं एंड्रॉयड से, तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि ये विंडोज है या लिनक्स है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्योंकि इसको यूज करना आ गया है तो हमें ये बहुत ज्यादा आसान भी लगता है। अच्छा, एक और चीज जो लास्ट बुलेट में इसमें लिखी हुई है, अगर कोई लोग जो हैं जो सर्वर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करोगे, उन्होंने देखा होगा कि विंडोज के अंदर एक इशू आता है सर्वर्स के ऊपर ज्यादातर कि यार ये सर्वर जो है ना बहुत दिनों से चल रहा है तो इसको रीस्टार्ट कर लिया जाए। क्यों भाई, इसकी परफॉर्मेंस जो है स्लो हो गई है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के इश्यूज भी लिनक्स के अंदर ऑलमोस्ट नहीं होते कि यार हमें जो है ना इसको रीस्टार्ट वगैरह करना चाहिए। डिफरेंट लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं, जैसे विंडोज के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही है ना, लेकिन विंडोज के अंदर आप जाएं तो विंडोज 7, विंडोज 10 और उससे पहले डिफरेंट विंडोज मौजूद थी। तो इस तरह से लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, उबुंटू, डेबियन, रेड हैट, सेंटोस, फला अवेलेबल है। अच्छा, आप इसमें से किसी भी एक चीज पे काम कर लें, बाकी सारी जो है ऑलमोस्ट उसके करीब ही होंगी। अब ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि पिछली एक स्लाइड में आया था कि ये ओपन सोर्स है तो हर कोई अपनी मर्जी से इसके अंदर कोड चेंज करके अपना वर्जन बना सकता है। हम एज ए इंडिविजुअल भी अगर चाहें और हमें कोड अगर लिखना आता है तो हम इसके अंदर अपनी चेंजेस करके अपना एक सेपरेट वर्जन बनाना चाहें तो हम इसमें बना सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लिनक्स की इंस्टॉलेशन क्या होगी। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं ये स्लाइड जो है इसके ऊपर ही दिखा दूं कि ये क्या ऑप्शंस आएंगे और कैसे आपने इसको सिलेक्ट करना है, या दूसरा ऑप्शन ये है
कि हम इसको खुद से इंस्टॉल करके देखें, और ये ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि लिनक्स की इंस्टॉलेशन जो है वो मैं स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के जरिए दिखा दूं, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, या अगर आप कहते हैं कि नहीं आप हमें इंस्टॉल करके दिखाएं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। इतना इंस्टॉलेशन में टाइम बहुत आपका कंज्यूम होगा डेफिनेटली। एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है ये, अगर आप ये खुद भी यूज कर सकते हैं। असल में एक चीज मैं थोड़ी सा दिखा देता हूं, वो ये कि क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्लाइड ऐड की है इसमें आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि जब लिनक्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई तो सबसे पहले ये स्क्रीन आ रही है कि ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो। मैं इससे पहले कि थोड़े से स्टेप आपको रियल में करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार ये स्क्रीन कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि लिनक्स को इंस्टॉल करना है आपने या वीएम विंडोज को इंस्टॉल करना है, तो आपको एक चीज रिक्वायर्ड होती है, और वो क्या है, डीवीडी सीटी वगैरह जो होती है, आईएसओ इमेज चाहिए होता है जिसमें उसकी इंस्टॉलेशन मौजूद होती है। मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही होगी आपके साथ। तो मेरे पास जो लिनक्स का फ्लेवर मौजूद है वो सेंटोस है। सेंटोस का ये इमेज है जिसको मैं इंस्टॉल करूंगा। अभी इंस्टॉल कैसे होगा, इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। अब हम लोग तो या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या तो मैं सिस्टम बंद कर दूं अपना और डीवीडी लगाऊं और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दूं, एक तो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर यूज करें जिसके जरिए हम इस विंडो 10 के ऊपर रहते हुए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल इंस्टॉल करें। तो उसके लिए मार्केट के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल VMware है, और Oracle का वर्चुअल बॉक्स है। ये डिफरेंट रीजन ये है क्योंकि हमने लिनक्स पे काम करना है तो हमें लिनक्स की इंस्टॉलेशन आनी चाहिए। ठीक है, एक बार। दूसरी बात ये कि हम लोग विंडोज पे तकरीबन सबको काम आता है, इंस्टॉलेशन भी गालिबन आती होगी, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी बेसिक लेवल पे फिलहाल तो ये कि लिनक्स इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, और किसी हद तक लिनक्स में और विंडोज में डिफरेंस क्या है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। विंडोज को हमें यूज करना आता है, लिनक्स की का यूजेज भी हमें किसी हद तक आ जाएगा। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है VMware का, जो कि ये है। आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Oracle वर्चुअल बॉक्स भी अवेलेबल है डिफरेंट। ये क्या करता है वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी सपोर्टेड है उसको अपने सिस्टम पे एज अ वर्चुअल इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि मेरा विंडोज 10 जो है वो चल रहा होगा और उसके अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली चल रहा होगा। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, मैंने VM वर्कस्टेशन ओपन किया है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है, जिसको ये क्या कह रहा है गेस्ट, वो उसका इमेज या ISO वगैरह का है, जो कि मेरे पास इस लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, और तो वो मैं यहाँ से ब्राउज करके इसको बताऊंगा, और गालिबन मेरे पास शायद यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा हो, बल्कि नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से आते हैं। ब्राउज किया मैंने, ये नेट से फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। ये बड़ा हुआ है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का तो है, लेकिन कौन सा है। CentOS 64 है ये। नेक्स्ट किया। नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप, वर्चुअल मशीन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट एक नेम है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसका डेवऑप्स नाम रखा। कहाँ पर सेव हो, ये लोकेशन बता दी। क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है, आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए आपको CPU चाहिए होता है, रैम चाहिए होती है, और हार्ड डिस्क आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि ये 30 GB तक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं चाह रहा हूँ जिसमें 30 GB की हार्ड डिस्क हो। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता तो ये क्या करेगा, ये 1 GB की रैम, 30 GB स्टोरेज
और एक कोर के साथ ये इसकी इंस्टॉलेशन कर देगा। लेकिन अगर मुझे इसको कस्टमाइज करना है लेट्स से, तो मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही फिनिश कर दूँ। इससे क्या हुआ, ये जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए, इससे आपको यहाँ पे डेवऑप्स की एक टैब नजर आ रहा है, जिसमें हमने जो भी सेटिंग की होगी वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आप इसको प्ले करें। इस प्ले करने के बाद आप ये भूल जाएं कि ये वर्चुअल है या फिजिकल है। अब आप इसको ये अज्यूम करें, आपने एक मशीन या सर्वर लिया है और आपने और इससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या है, इंस्टॉल CentOS 7 वर्जन 7 है। इसको आप सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा आसान है। एक चीज जो हमें तंग कर सकती है, जो कि खासतौर पे वो यूजर जिन्होंने लिनक्स पर पहले से काम नहीं किया, वो इसका फाइल सिस्टम है। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर आप विंडोज के यूजर हैं और आप विंडोज के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि आप जब माई कंप्यूटर खोलते हैं तो आपको नजर आता है C ड्राइव और D ड्राइव, या अगर और ड्राइव होंगी तो E ड्राइव। यानी कि आपको अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन एज अ सेपरेट ड्राइव नजर आते हैं, C और D या इस तरह से। और जब आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं तो वहां का फाइल सिस्टम टोटल डिफरेंट है विंडोज के मुकाबले में। अगर हम बात करें डिफरेंट का मतलब क्या है कि वहां पर इस तरह से C और D ड्राइव नहीं होती, बल्कि वहां पर आपको, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वैसे वहां पर आपको डिफरेंट पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पार्टीशन जो आप वहां बनाते हैं वो होता है फॉरवर्ड स्लैश के नाम से, इसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, रूट क्या चीज है, इसको आप अज्यूम कर लें जैसे विंडोज में C ड्राइव होती है। C ड्राइव का क्या काम है, आपकी इंस्टॉलेशन मोस्टली C ड्राइव के अंदर होती है। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर C ड्राइव का ऑल्टरनेट जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश के नाम से होता है, उसको रूट कहा जाता है, और इसमें हर चीज इसी के अंदर होती है। ठीक है, तो यानी कि हमें लिनक्स इंस्टॉल करना है तो हमें ये वाला पार्टीशन बनाना लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर क्या इंस्टॉल हो रहा है, ऊपर OS को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, OS इसके ऊपर इंस्टॉल होगा। और लिनक्स के मुताबिक इसके अलावा भी बाकी जो भी पार्टीशन है वो इसी के अंदर बनेंगे। वो क्या चीज़ है उसमें हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें पार्टीशन टाइप बनती है वो है स्वैप। स्वैप क्या चीज़ है, ये हमारे लिए नहीं है। अगर कोई मोबाइल का एडवांस यूजर है तो उसने शायद देखा हो कि आप अपने मोबाइल को रूट भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपने शायद पढ़ा हो या देखा हो। रूट करने का मतलब क्या है कि आप जब अपने एंड्रॉयड मोबाइल को यूज करते हैं तो आप एक लिमिटेड यूजर के साथ काम कर रहे होते हैं, और आप जो है बहुत सारे एडवांस फीचर या वर्किंग जो है उसमें नहीं कर सकते। अगर आप उसको एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, यानी कि क्योंकि एंड्रॉयड लिनक्स बेस है और आप उस लिनक्स के ऊपर टर्मिनल पे कमांड लाइन के ऊपर जाके कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको उसको रूट वगैरह करना पड़ता है। तो रूट करने के बाद एक चीज आपने सुनी होगी कि मेरा मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि आप रूट करते हैं और रूट के बाद अपने स्वैप को क्लियर करें, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। स्वैप की चीज है। अच्छा, स्वैप क्या है इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता, उससे पहले मैं एक सवाल करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको विंडोज के बारे में कितना पता है। मैं ये माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में गया हूँ, यहाँ पर एक एडवांस सिस्टम सेटिंग का एक ऑप्शन है, और इसमें एडवांस सेटिंग में फिर एडवांस, यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है, ये लास्ट नजर आ रहा होगा सबको, ये क्या चीज है इसके बारे में कोई जानता है? वैसे तो इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर इसको एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कर सकता है। वर्चुअल मेमोरी क्या चीज होती है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के ऊपर एक विंडोज के मुताबिक एक फाइल होती है जो कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस को रैम के तौर पे यूज करती है। कब? उसके मल्टीपल इवेंट्स हैं, लेकिन सिंपल मैं यूं कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम पे या लैपटॉप पे 4 GB रैम लगी हुई है,
आपको पता है कि आप जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर वगैरह खोलते हैं वो मेमोरी के अंदर लोड होते हैं। अब आप बहुत सारे ब्राउजर्स, बहुत सारे टैब्स खोल रहे हैं तो वो सब मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। एक टाइम आएगा कि 4 GB तक की जो स्टोरेज है रैम की वो पूरी भर जाएगी, लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर टैब खोलना चाहें तो फिर भी खोल देता है, वो मना नहीं करेगा। रीजन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वर्चुअल मेमोरी को रैम के तौर पे यूज करने लग जाता है। यानी कि हार्ड डिस्क की वो स्पेस जो रैम कम पड़ने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज करने लग जाए, उसको हम वर्चुअल मेमोरी या स्वैप फाइल या पेज फाइल कहते हैं। लिनक्स के अंदर उसको हम क्या कह रहे हैं, स्वैप, और विंडोज के अंदर हम उसको क्या कह रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो फर्क जो आ रहा है यहाँ पर वो ये कि विंडोज के अंदर जो आपकी वर्चुअल मेमोरी या स्वैप है वो एज अ फाइल मौजूद होती है। अच्छा, मैं इसको दिखाना चाहूँ, अगर डॉस पे मैं आया सी ड्राइव पे और मैं यहाँ लिखूँ तो आपको एक ये नजर आ रही होगी, ये हिडन होती है सी ड्राइव के ऊपर टॉप पे रूट पे, आपको नजर नहीं आती। आप इसको जब इस फ्लैग के साथ यूज करेंगे तो आपको ये नजर आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्क जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट ये एज अ फाइल बनती है, मतलब सी ड्राइव के अंदर होती है, लेकिन लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ये एज अ फाइल नहीं, एज अ सेपरेट पार्टीशन बनता है। यानी कि आप ये समझ लें जैसे विंडोज के अंदर सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है, तो यहाँ पर सी की जगह रूट है और जो स्वैप है या वर्चुअल मेमोरी है उसको एज अ फाइल बनाने के बजाय ये एक अलग पार्टीशन बना देता है। ये पार्टीशन आपको नॉर्मली लिनक्स के अंदर नजर नहीं आएगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको अब एक पार्टीशन की जरूरत है। विंडोज अगर तो मैं क्या करता हूँ, सी के अलावा डी ड्राइव बना देता हूँ। भाई डी ड्राइव क्यों बना रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, कोई फला फला या बैकअप लेना है। तो लिनक्स के अंदर आप अपने मर्जी से कोई भी नाम का एक और पार्टीशन बना सकते हैं। जो भी आप नाम रखेंगे वो // इसके अंदर ही आएगा, यानी कि इसके स्टार्ट में / लाजमी आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसका यू नाम रख दें। यानी कि आपको जो भी पार्टीशन बनाना है, मैं एबीसी के नाम से बनाऊंगा जिसके स्टार्ट में / आएगा, जिसका मतलब क्या है, जब आप लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगी और रूट फोल्डर को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स के साथ आपको एबीसी के नाम का फॉर एग्जांपल एक फोल्डर नजर आएगा, बाकी भी फोल्डर नजर आएंगे, एबीसी का भी फोल्डर नजर आएगा। लेकिन फर्क क्या है कि एबीसी का जो फोल्डर है वो सिर्फ फोल्डर नहीं है, वो एक सेपरेट पार्टीशन होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जो लिनक्स के ऊपर जब यूजर आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल हम जब इसको यूज टू हो जाएंगे, इसको यूज करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको डेटा लिख रहा हूँ, यहाँ से अब कुछ स्लाइड्स हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। ये सबसे पहले आपसे लैंग्वेज का पूछ रहा है, आप इसको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें और इसको आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट स्क्रीन पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताना है कि टाइम जोन बताना है आपका कि आपका टाइम जोन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें। जैसे अब हमारा टाइम जोन क्या है, हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अगर टाइम वगैरह सेट करना चाहें तो हम टाइम यहाँ सेट कर रहे हैं 13:12, ठीक है, और इसके बाद हमने इसको डन कर दिया। अच्छा, ये काम हो गया। दूसरा, हमें जो है इसको बताना है कि हम सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जब मैं आता हूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल मैं टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इसको मिनिमम इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। और वरना अगर हमारे पास टाइम होता और हमें मजीद ऑप्शंस भी देखने थे, आज के हिसाब से हम बात करें तो हम इसको GUI या जीनोम डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जीनोम डेस्कटॉप का मतलब क्या है कि आप ग्राफिकल लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके पास डेस्कटॉप आएगा जस्ट लाइक आप विंडोज में काम करते हैं। लेकिन मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है और टाइम भी मुझे ज्यादा लगेगा, इस वजह से मैं इसको मिनिमल इंस्टॉलेशन के ऊपर जा रहा हूँ। आपके पास जो स्लाइड है, अगर मैं उसमें देखूं तो उसमें हमने कवर जो किया है वो क्या है देख लेते हैं। उसमें हमने डेस्कटॉप के साथ किया है। अगर आप यहाँ देखें, एक डेस्कटॉप के ऑप्शन है, तो अगर आप नॉर्मल घर पे इंस्टॉल करें तो आप जीनोम के साथ ये कुछ और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे। पर्पस क्या है, जब आप खुद करेंगे तो आपके सामने ग्राफिकल डेस्कटॉप आए ताकि आपको विंडोज की तरह लगे, वरना फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी।
है, इसको आप डन करते हैं और इसके बाद आप नीचे आते हैं जरा, तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है केडम, जिसपे लिखा हुआ है केडम इनेबल्ड है, इसको आपने क्लिक करके इसको डिसेबल करना है। अब ये क्या चीज है? केडम का मतलब ये होता है, आपने विंडोज पे जब काम किया होगा तो आपने एक इशू आता है ब्लू स्क्रीन का, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आता है। ये ऑप्शन केडम का क्या है, जिसमें इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, इन केस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एबनॉर्मल टर्मिनेट होता है, तो केडम अगर आपने इनेबल्ड किया है तो वो क्या करता है, ब्लैक बॉक्स का काम करता है कि जब सिस्टम क्रैश हो रहा होता है तो वो सिस्टम की स्टेट को अपने पास एज अ फाइल सेव कर देता है। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट है कहीं से, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके वो फाइल उनसे शेयर करते हैं, उसकी बेस पे आपको पता चलता है कि भाई ये क्या इशू आया था जिसकी वजह से सिस्टम एबनॉर्मल बंद हुआ है। लेकिन मोस्टली लिनक्स जो है वो विंडोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें ये ब्लू स्क्रीन के एरर जो विंडोज में पहले तो बहुत ज्यादा आते थे, लिनक्स ऑलमोस्ट नहीं आते। तो इसको हमने डिसेबल कर दिया क्योंकि हमारे पास सपोर्ट भी नहीं है और हम इसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे। इसके अलावा आप होस्ट नेटवर्क और होस्ट नेम में आते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ये जब सिस्टम आया तो इस पर नेटवर्किंग इनेबल्ड हो, ठीक है, VMware इसको ऑटोमेटिकली एक IP भी असाइन कर देगा, ये आप देख रहे हैं। और अगर ऑप्शनली आप चाहें तो इसका कोई नाम भी रख सकते हैं सिस्टम का, जैसे मैंने रख दिया devops.linux.com, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। अप्लाई करने के बाद नाम जो है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर भी आ रहा है। डन करते हैं हम इसको। अच्छा, लास्ट इसमें जो स्टेप हमारा रह गया है वो है इंस्टॉलेशन कहाँ करनी है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आप जब अभी अगर डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें पार्टीशनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पार्टीशनिंग का मतलब इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो जाए तो आपने जस्ट इसको खोलकर चेक करना है, ठीक है, और डन कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्टीशनिंग है कि रूट बनाना है, स्वैप बनाना है वगैरह वगैरह, ये सारे काम ये खुद ब खुद कर देगा। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको मैनुअल पार्टीशनिंग करनी है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें आज की क्लास में ये ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था और स्लाइड में भी यही, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम टाइम से बहुत पीछे हो गए, तो इस वजह से मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा और मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, ठीक है। ताकि इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरे लिए पार्टीशनिंग खुद ही कर देगा कि रूट बनाएगा, स्वैप बनाएगा वगैरह वगैरह, हमें इसमें से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब हम रियल कोर्स इसको स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ, तो उसमें हम ये पार्टीशनिंग खुद से करेंगे ताकि हमें पता चले कि पार्टीशनिंग कैसे होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम कौन कौन से अवेलेबल है, तो वो वहां पर हम इसको कवर करेंगे। अब आप इसको बिगिन इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन भी आ रहा है कि आपने रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया। रूट जिस तरह से एक आपका जो पार्टीशन था उसका नाम भी ये रूट कह रहा है, ठीक है। इसी तरह से रूट जो है एक्चुअल में जैसे विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, रूट का जो यूजर है विंडोज के अंदर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर का एक यूजर होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे तमाम परमिशंस होती हैं, वो ड्राइव को फॉर्मेट भी कर सकता है, वो यूजर भी बना सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, यानी कि सिस्टम लेवल पे सारे जो भी वर्किंग है, सारी परमिशन जो है वो विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर को अवेलेबल होती है। तो सेम इसी तरह लिनक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो होता है उसका नाम भी रूट होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया तो इसको सेट कर लें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने इसका पासवर्ड रख दिया कुछ भी, शेयर दिन 1 2 3 रख दिया मैंने $, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन जो है कुछ टाइम लेगी, जब तक हम इसको स्क्रीन यहाँ पे स्लाइड पे भी देख लेते हैं, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, हमने देखा था सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज की स्लाइड आई थी, इसको जब हमने नेक्स्ट किया तो ये स्क्रीन में हमने टाइम सेट किया, ठीक है। और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में गए, क्योंकि ये हमें डेस्कटॉप चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जीनोम डेस्कटॉप के साथ हमने ये कुछ ऑप्शंस मजीद दिए हैं। पर्पस क्या है कि जब इस तरह की इंस्टॉलेशन आप करेंगे तो आपको डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाएगा। अभी करंटली टाइम सेव करने के लिए हमने इसको मिनिमल
इंस्टॉलेशन के साथ किया, क्योंकि जब आप जीनोम डेस्कटॉप लेंगे तो इसका मतलब है इसको ज्यादा पैकेजेस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिसमें मजीद टाइम लगेगा। और उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आप नेटवर्क में आएंगे, नेटवर्क में आप वही काम करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे भी परफॉर्म किया कि आप इसमें अगर सिस्टम का कोई नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, और ये जो नेटवर्क है इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा। ये दोनों काम अगर आप स्किप भी कर दें तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये दोनों सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप केडम में गए, वहां पर इस इनेबल को हमने डिसेबल किया था। अच्छा, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में जो अभी हमने पार्टीशनिंग ऑटोमेटिकली की थी, इस स्लाइड के अंदर कस्टम पार्टीशनिंग के साथ हमने इंस्टॉलेशन की है। जब तक मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग के बजाय आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आप अभी भी चाहे तो ऑटोमेटिकली पार्टीशन आपके लिए बना देगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पार्टीशन, और प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूछता है कि कौन सा पार्टीशन बनाना है। अब मैं इसको इससे मैप करता हूँ जरा। यहाँ पर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, सबसे पहले रूट। GB का माउंट पॉइंट हमने यहाँ बनाया है रूट का, ठीक है। पर्पस क्या है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रूट के फोल्डर या पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल होता है। उसके बाद आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखे नजर आ रहा है /10 GB, और इसकी मजीद कुछ डिटेल नजर आ रही है। एक फाइल सिस्टम भी लिखा हुआ है XFS। ये क्या चीज़ है आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे विंडोज के ऊपर आप जब काम कर रहे होते हैं तो विंडोज में फाइल सिस्टम कौन से होते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, मैं सी ड्राइव में विंडोज में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका फाइल सिस्टम क्या लिखा हुआ है, NTFS, ठीक है। और यहाँ लिनक्स में पार्टीशन पे फाइल सिस्टम क्या लिखा हुआ है, XFS। ये क्या चीज़ है, इसका डिफरेंस हम लिनक्स को मजीद एक्सप्लोर करके अंदर हम देखेंगे। बहरहाल एक आपने पार्टीशन बना दिया है रूट के नाम से 10 GB का। उसके बाद दोबारा आप प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद अब आप माउंट पॉइंट में / लिखने के बजाय ड्रॉप डाउन मेन्यू में से स्वैप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्वैप क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। अच्छा, इसको आपने कितना कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे मैंने इसको 4 GB लिखा है। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपकी रैम 2 GB उससे कम है तो आप इसका साइज डबल रखेंगे। यानी कि लेट से आप लिनक्स इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और आपकी जो रैम है वो 1 GB है, तो आपने यहाँ पर 2 GB का बनाना है। अगर 2 GB है तो ठीक है, और इससे ऊपर जब साइज जाएगा तो डबल के बजाय आप उसका साइज 1.5 गुना रखेंगे, ठीक है। और 8 GB से ऊपर जाते हैं तो पूरी रैम का 75% जो साइज होता है वो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये किताबों की बातें हैं डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम क्या चला रहे हो, उसके मुताबिक ये वेरी भी कर सकता है। मतलब ये कोई हार्ड रूल्स नहीं है, या 8 GB रैम है तो मैं उसको फिर जो है उसका 75% ही रखूंगा। मैं ऊपर नीचे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। स्वैप जो है हमने यहाँ पे 4 GB रखा, तकरीबन 4096 MB। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपको 2 पार्टीशन नजर आ रहे हैं। स्लाइड्स आगे पीछे लग रही है। तीसरा पार्टीशन इसमें ये डेटा बनाया हुआ है, एक स्लाइड मिस लग रही है मुझे। अच्छा खैर, तीसरा पार्टीशन क्या है, डेटा के नाम से बना दिए। नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ABC XYZ। पर्पस क्या है कि मैं एक एक्स्ट्रा पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ जिसपे मैं कोई सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करना चाहूँ या कोई और डेटा रखना चाहूँ। अगर ये आप नहीं भी बनाए तो आप रूट के पार्टीशन के अंदर भी सारी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बात इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे, तो उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। एक बेसिक हम टच इसमें ले रहे हैं। जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो पार्टीशनिंग की है ये वाकई आप करना चाह रहे हैं, तो एक्सेप्ट चेंजेस कर लें। बैक पे ये क्या करेगा, ये पार्टीशनिंग कर देगा, इसकी फॉर्मेट वगैरह जो भी करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ गई, और इस स्क्रीन पर आपके पास सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो हमारा बैक एंड पे अभी जो हम रियल में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रूट का पासवर्ड सेट किया और
अपडेट हो जाएगा तो रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक्चुअल में देखें हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पर 70% इंस्टॉलेशन हो चुकी है। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट तक ये ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट मजीद शायद ये लेगा। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों का किसी भी किस्म का तो आप कर सकते हैं। जहीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, सही है ना, बिल्कुल सही चल रहा है, स्क्रीन वाइज भी सही है और एक्सप्लेनेशन सही है और फीडबैक भी वैसे नहीं आता, ये वो अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हूँ। ये इंस्टॉलेशन के बाद की स्क्रीन आएगी हमारे सामने, ये हम देखेंगे लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह की। क्या कहते हैं? अच्छा, एक चीज इसमें कि क्योंकि हम इस कोर्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट में पढ़ाएंगे, इस वजह से हम लिनक्स को खासतौर पे इसमें कवर भी कर रहे हैं और प्लस हम इसमें इंस्टॉलेशन भी देख रहे हैं। अगर आप डेवऑप्स के ये जो टूल्स हैं जो कि जो हम देखेंगे जेनकिंस, डॉकर, नेक्स्ट, अगर आप इसको क्लाउड इन्वायरमेंट में यूज करेंगे तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन करने की आपको वहाँ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर तो आप जस्ट सर्वर्स की प्रोविजनिंग करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन आपको खुद ब खुद करके दे देता है। तो ये सारे स्टेप भी तकरीबन उसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं होती।
ये इसमें रिबूट का ऑप्शन आ गया, और ये भी इस वजह से है क्योंकि हमने मिनिमम इंस्टॉलेशन के साथ इसको इंस्टॉल किया, वरना ये मजीद टाइम लेता। तो पर्पस ये था कि आप रियल में देख लें कि किस तरह से इंस्टॉल हो रही है, और हमारे पास स्लाइड्स के अंदर तो इसकी डिटेल मौजूद है। अच्छा, चलिए, यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम सेम वही जो रूट के लिए इसने पूछा था, तो हमारा यूजर नेम रूट है, और ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ पर स्लाइड अगर हम देखें तो स्लाइड में तो ये ऑप्शन आ रहा था कि ये हम रिबूट होने के बाद, यानी कि इस स्क्रीन के बाद ये वापस आएगा, लाइसेंस एग्रीमेंट पूछेगा, एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये फला 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 स्क्रीन आएगी। ये ऑप्शन इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हमने GUI इंस्टॉल नहीं किया, हमने जस्ट कमांड लाइन इंस्टॉल किया, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रहे। अगर आप इसको ग्राफिकल इंस्टॉलेशन के साथ करेंगे तो आपको ये ऑप्शन भी नजर आएंगे, और जब आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे एक यूजर बना रहा हूँ मैं, इसमें पासवर्ड रख रहा हूँ, ये आपके सामने इसका डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने GUI इंस्टॉलेशन नहीं की बल्कि कमांड लाइन इंस्टॉलेशन की है, जिस वजह से हमारे पास ये स्क्रीन आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा बेसिक हम इसमें देखते हैं लिनक्स के अंदर कि लिनक्स क्या चीज़ है, इसमें फाइल सिस्टम क्या चीज़ है। बार बार फाइल सिस्टम का वर्ड आ रहा है, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह की थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। फाइल सिस्टम क्या है? आप अगर विंडोज में हैं तो हमने देखा था NTFS के नाम से फाइल सिस्टम बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर फाइल सिस्टम का नाम क्या आ रहा था? XFS करके आ रहा था। तो अगर हम स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पर फाइल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। फाइल सिस्टम बनाने का पर्पस ये होता है कि उसके जरिए पार्टीशनिंग जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब अगर आपने पुराने फाइल सिस्टम वगैरह देखे हों, जैसे FAT32 या FAT16 विंडोज में होता, ये पार्टीशन होते थे। तो ये क्या चीज़ है? जिस तरह से एंड्रॉयड के वर्जन हैं, पहले KitKat था, उससे पहले कोई और था, अभी आजकल कौन से चल रहे हैं, लॉलीपॉप वगैरह। इन एंड्रॉयड के वर्जन का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि भाई वो ज्यादा मेमोरी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें फीचर के यूजर के हिसाब से देखें तो ज्यादा फीचर या सॉफ्टवेयर वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे फाइल सिस्टम क्या चीज है? फाइल सिस्टम क्या है कि आपकी ड्राइव जो है उसमें आप फाइल का नाम जो रखेंगे वो कितने कैरेक्टर लंबा हो सकता है, टोटल पाथ कितना बड़ा हो सकता है, नंबर है, और पार्टीशन का साइज कितना बड़ा हो सकता है। इस तरह की चीजें जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं फाइल सिस्टम के हिसाब से। तो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वैसे तो बहुत सारे फाइल सिस्टम है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा, हो सकता है 50 या 100 भी बता रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे जो मेन है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो ext, ext2, ext3, ext4, XFS, swap वगैरह वगैरह। ये क्या चीज़ है, इनकी डेफिनेशन ये आ रही है। मतलब प्रीवियस वर्जन्स में या इनिशियल स्टेजेस में सबसे पहले जो ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम यूज होता था लिनक्स में, वो ext3 के नाम से आता था, एक्सटेंडेड। अच्छा, ये बहुत पुराना है और अब यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है एक नया फाइल सिस्टम जब बना होगा तो वो उस टाइम के लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बना होगा। फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आइडियाज आते रहते हैं, स्टोरेज का साइज बढ़ता रहता है, तो इस तरह से ये चीजें बढ़ती रही। जैसे ext2 के अंदर देखें आप कि आपको ये कह रहा है कि ext2 आने के बाद लिनक्स के अंदर क्या हो गया था कि आप 2 TB ऑफ डेटा पार्टीशन में रख सकते हैं। इससे पहले गालिबन ये भी रिस्ट्रिक्शन होती होगी कि इसकी कोई लिमिट इससे नीचे होती होगी। ठीक है, इसी तरह से ext3 आया, उसमें क्या था, ext2 की सारी चीजें थी, फिर उसमें कुछ नई अपग्रेड्स वगैरह आ गई, और इसमें अपनी कोई इसकी लिमिटेशन है जो लिखी हुई है वो आ गई। इसी तरह से जो स्टेबल
फाइल सिस्टम आए हैं लिनक्स के अंदर वो ext4 है, जो कि मोस्टली यूज होता है ext4 या XFS। एक है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसमें बेहतरीन आईओ परफॉर्म करने की सलाहियत है, मतलब इनपुट और आउटपुट। इसमें फाइल्स का साइज पुराने जो फाइल सिस्टम है उसके मुकाबले में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। खासतौर पे अगर आप SSD हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको और भी ये परफॉर्मेंस वाइज आपको बूस्ट मिलेगा। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे, खासतौर पे मैं डिफॉल्ट में ext4 होता है के साथ और फाइल सिस्टम है जो कि अभी इंस्टॉलेशन की उसमें भी हमें नजर आ रहा है, और हमारे पास ये ऑप्शन भी था कि हम कोई और सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते थे। ये क्या चीज़ है ext4 के साथ साथ इसके अंदर क्या है कि सिस्टम वैसे तो लिनक्स का नॉर्मली एबनॉर्मल टर्मिनेट या क्रैश या ब्लू स्क्रीन टाइप के एरर्स तकरीबन नहीं आते, लेकिन अगर बहरहाल किसी वजह से सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो इसमें रिकवरी जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। और अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसपे बहुत सारे कंकरेंट ऑपरेशंस या यूजर एट अ टाइम कनेक्ट हैं, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल डेटाबेस होती है, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप फाइल सिस्टम जो है वो XFS रखें। अच्छा, अब लिनक्स के अंदर जब आप आएंगे तो ये अब स्लाइड के अंदर डिफरेंट कमांड्स लिखी हुई हैं, ये फला कमांड है, फला कमांड है। इससे पहले मैं हम इसको रियल में डेमो में देखते हैं कि कमांड किस तरह से चलती है, उसका क्या नाम। सबसे पहली बात वो ये है कि वॉइस, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ये ब्रेकिंग आ रही है आवाज बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा आई थी, ये कभी सही होती है। अभी तो सही है, इससे पहले वो ब्रेकिंग आ रही है। अच्छा, अब आवाज सही है मेरी? अब सही है, ठीक है। ext3 ext4 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, उसमें आवाज सही है। में ये फाइल सिस्टम रिलेटेड चीजें या इंस्टॉलेशन जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड होती है, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा टच देने का पर्पस ये कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ext4 जो मॉडर्न लिनक्स आ रही है उसके अंदर ext4 और XFS जो है वो रिकमेंडेड फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि फाइल सिस्टम की जो पिछले वर्जन्स जो थे ext3 और 2 उसके मुकाबले में ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि आप खासतौर पे अगर SSD हार्ड डिस्क यूज करें, SSD हार्ड डिस्क नॉर्मली आपके जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसके मुकाबले में वैसे ही फास्ट होती है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ext4 के साथ और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और 6 तक तो हमने देखा था कि डिफॉल्ट जो फाइल सिस्टम लिनक्स दे रहा था, यानी कि अगर आप इंस्टॉलेशन करें और आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना करें तो वो ऑटोमेटिकली ext4 का फाइल सिस्टम आपको दे देता था, ठीक है। इस तरह से सेम ext4 के साथ जो नई चीज़, एक नया फाइल सिस्टम इन्होंने दिया है वो XFS के नाम से है, जिसके अंदर क्विक क्रैश रिकवरी का एक ऑप्शन है, प्लस ऐसे सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी जिसके अंदर कॉन्करेंट ऑपरेशंस होते हैं, रीड राइट बहुत ज्यादा हो रही थी, जो जिसके एग्जांपल मैंने बताई डेटाबेस सर्वर्स खासतौर पे ऐसे हैं जिनके ऊपर एट अ टाइम बहुत ज्यादा यूजर्स कनेक्टेड होते हैं और उनके ऊपर रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म हो रही थी, तो उसके लिए रिकमेंडेड फाइल सिस्टम है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमने बात की थी, अब मैं इसको इस हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर आऊँ कि हमने जब पार्टीशनिंग पे बात की थी कि भाई सबसे पहले तो रूट का बनता है जिसमें OS इंस्टॉलेशन। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हमने तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि ऑटोमेटिकली पार्टीशनिंग कर दे, तो पार्टीशनिंग देखनी कैसे है, तो मैं लिखता हूँ CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, कि मैं चले आऊँ फॉरवर्ड स्लैश पे, कहाँ चले आऊँ, रूट पे जगह पे। ये वो पार्टीशन है जिसके अंदर तमाम डायरेक्टरीज और फोल्डर्स मौजूद होते हैं। अगर मैं इसके अंदर आऊं और अब मुझे देखना है इसके अंदर है क्या, फोल्डर्स क्या हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा ls। अगर किसी को डॉज आती है cmd वगैरह तो वहां पर आप dir की कमांड चलाते थे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा dir की कमांड यहाँ पे भी चल जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखने की कमांड है वो ls होती है लिनक्स के अंदर। जब आप इसको एंटर करते हैं ls क्लिक के, तो आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स या फोल्डर नजर आ रहे हैं। अच्छा, फाइल्स और फोल्डर मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ से, मुझे पता है कि कौन सा फाइल है और फोल्डर। यूजर के नया है तो इस कमांड आउटपुट से उसको
चलेगा कि भाई फाइल है या कौन सी चीज फोल्डर है। तो इसका तरीका क्या है, आप ls के सामने ऐड करते हैं -l। जैसे आप ये एंटर करते हैं तो अब आपकी आउटपुट जो है वो थोड़ी डिटेल्ड आ गई है। इस डिटेल में आप देख सकते हैं, अच्छा यहां पर अगर आप देखें तो आपको वही चीजें जो पहले सिर्फ ls लिखने से आई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ बिन था, अब बिन के साथ कुछ और डिटेल आ रही है। अच्छा, इसमें जो है हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज फाइल है कौन सा फोल्डर है। तो यहां पर पहला कॉलम अगर आप देखें तो पहले कॉलम में ये कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है, अगर आप इसको काउंट करें कितने हैं, इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है किसी में l लिखा हुआ है और किसी में d, ठीक है। और अगर मैं किसी और जगह पर आऊंगा फॉर एग्जांपल ptc के अंदर और ls-l लिखूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी में डैश भी आ रहा है। इसको हम यूं समझ सकते हैं, सबसे पहले b लिखा हुआ है अगर, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये क्या है, डायरेक्टरी है या फोल्डर है। अगर ये जो पहली स्ट्रिंग आई है, स्ट्रिंग कैसे आई थी, मैंने ls के साथ l लिखा था, ठीक है। और अगर डैश है तो डैश का मतलब क्या है, ये फाइल है। अच्छा, एक हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था l भी लिखा हुआ था, l का मतलब होता है, इसको आप फिलहाल समझ लें लिंक है या फिर शॉर्टकट विंडोज के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है। तो जो नया बंदा है वो किस तरह से पहचानेगा कि भाई ये जो चीज मैं देख रहा हूं ये क्या चीज है। यानी कि मैं दोबारा आता हूं यहाँ पर और मैंने लिखा ls-l, तो इसमें ये जो कंटेंट आया है इसमें पहले कॉलम में सबसे पहले स्ट्रिंग अगर डैश लिखा होगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये फाइल है। अगर डी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी है। अच्छा, मैं बार बार क्लियर लिख रहा हूं, इसका मतलब है क्लियर स्ट्रिंग है। अच्छा, आपके पास एक कमांड होती है pwd की। pwd का मतलब ये होता है कि आप अभी किस डायरेक्टरी के अंदर खड़े हैं, जैसे यहां दिखा रहे हैं root/root। ls मैंने कहा कि यहाँ पे फाइल्स क्या पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा यहाँ एक ही फाइल पड़ी। अच्छा, मैं फिर फाइल कह रहा हूँ, अब मैंने -l लिखकर देखा तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में अगर डैश होगा तो इसका मतलब है ये फाइल है। और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब है कोई टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें कुछ डेटा वगैरह लिखा होगा हो सकता है। अब विंडोज होती और कोई फाइल होती है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहां से, जैसे एक कोई फाइल पड़ी है, अगर इसमें मुझे देखना है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल एक खुल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ पर भी कमांड लाइन के अंदर मौजूद हूँ और मुझे यहाँ देखना है कि भाई इसके अंदर क्या है। मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा कैट और आगे इस फाइल का नाम। जो भी कमांड आप लिनक्स में यूज करते हैं ये केस सेंसिटिव होती है, यानी कि आप इसको कैपिटल में कैट लिखेंगे तो ये बोलेगा आपने गलत कमांड लिखी। कैट और आगे कमांड जो भी आपने लिखी, इसका मतलब है इस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो मुझे दिखा दो। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, हमें ये कंफ्यूज कर रही है। हम कोई ऐसी फाइल देखते हैं जिसमें डेटा कम होता है, तो मैंने यहाँ लिखा कैट, ईटीसी के अंदर एक होस्ट नाम की फाइल होती है। मैंने कहा इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है ये दिखाओ, तो जैसे हम एंटर करते हैं तो ये मुझे दिखाया कि भाई ईटीसी के अंदर। तो कैट की कमांड का क्या मतलब है कि आपने जो भी फाइल पड़ी हुई है और उसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो ये आपको दिखा देगा एक बार। अच्छा, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम cd की कमांड यूज, cd बैकस्लैश, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर आ गया। अब जैसे इसके अंदर मैं कहूं कि मुझे ले जाओ etc फोल्डर में, तो मैं लिखूंगा cd etc। अब मैं इसके अंदर आ गया। pwd बार बार लिखने का पर्पस ये होगा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अभी आप किस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ तो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में सब क्या है, डायरेक्टरीज है। तो मैंने कहा इस फोल्डर में चलेगा, ऑल्टरनेटिव्स के नाम का एक फोल्डर है। अब मैं जब pwd करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है आप रूट के अंदर etc और etc के अंदर ऑल्टरनेटिव्स के
फोल्डर में, यहाँ मैं ls लिखता हूँ तो यहाँ पर मजीद मुझे कोई डार्क ब्लू कलर का फोल्डर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अंदर मजीद कोई फोल्डर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं कहां पर हूं, मैं अभी रूट के अंदर etc और ऑल्टरनेटिव के फोल्डर के अंदर मौजूद। मुझे रिवर्स जाना है, रिवर्स जाने का मतलब ये है कि मैं इससे एक फोल्डर पीछे जाना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा cd डॉट डॉट। cd डॉट डॉट का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्टरी पे भी मौजूद हैं, इससे पीछे अगर कोई भी डायरेक्टरी मौजूद है तो ये इसके अंदर रिवर्स चलेगा, बैक चलेगा, जैसे हम विंडोज के अंदर बैक का बटन दबाते हैं। मैंने जैसे एंटर किया तो अब आप देखें, पहले में था etc के अंदर, ऑल्टरनेटिव्स के अंदर, अब मैं आ गया etc के अंदर। और दोबारा अगर मैं लिखूं cd डॉट डॉट और मैं pwd करके देखूं, मैं बिल्कुल पीछे आ गया। तो कहने का मतलब है डायरेक्टरीज के अंदर अगर हमें मूव करना होता है तो हम cd की कमांड यूज करते हैं, जिसके जरिए हम डायरेक्टरीज में मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूं, कौन सी, रूट, इस फोल्डर के अंदर। इसके अंदर ls करने से हमें नजर आता है कि एक कोई फाइल पड़ी हुई है बस, और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं mkdir और आगे फोल्डर का नाम मैंने कहा कि एक शेरदिल के नाम से या एक डेवऑप्स के नाम से फोल्डर बना दो। अब जब मैं ls करता हूँ तो अब मुझे एक फोल्डर नजर आ रहा है डेवऑप्स के नाम से, इसमें मैं लिखता हूँ mkdir शेरदिल और ls करता हूँ तो मुझे अब दो फोल्डर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं mkdir की कमांड यूज करूंगा तो उसके जरिए मैं एक नया फोल्डर या डायरेक्टरी बना सकता हूं। मैंने कहा abc, एक abc के नाम से फोल्डर है, और अगर मैं लिखूं mkdir abc तो एक वक्त में ही मैं एक से ज्यादा डायरेक्टरीज अगर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। अदनान जी, ये बेसिक कमांड्स हैं, ये इन लोगों को आती होंगी, अगर सब ओके हैं तो इसको स्किप वो कर देते हैं, अगर उसको नहीं आती तो फिर वो उसको डिफाइन कर देते हैं। सब लोग में से किसी को नहीं आती तो वो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको यहीं से स्लाइड से ही घुमाते हैं, हाँ, जिसको जो क्वेश्चन होगा वो उस पे कर लेगा ताकि हमारा टाइम भी सेव। बिल्कुल से टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कमांड्स कुछ लिखी नहीं है, नया डायरेक्टरी फोल्डर अगर आप बनाना है तो आप mkdir यूज कर रहे हैं, और ls के जरिए हम डायरेक्टरी, cd के डायरेक्टरी चेंज, टच के जरिए जिस तरह से mkdir से आपने सिंपल एक डायरेक्टरी बनाई थी, इसके जरिए आप फाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल या किसी पर्सन की फाइल। pwd हमने देखा करंट डायरेक्टरी देखने के लिए यूज होता है। इस तरह से cp विंडोज कॉपी की कमांड होती है। ये फास्ट स्क्रीन को चला दो, ये इन लोगों को हाँ, पसंद है। ठीक है, हमें स्टोरेज की डिटेल देखनी है, फ्री स्पेस वगैरह किसमें कितनी है, यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसके लिए हम du की कमांड यूज करते हैं। फ्री की कमांड के जरिए आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में रैम कितनी है वगैरह वगैरह। uname के जरिए आप सिस्टम की कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आप 64 बिट पर हैं, हार्डवेयर क्या है वगैरह वगैरह, इस तरह की हाई लेवल की इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। अच्छा, ps की कमांड क्या है, ps की कमांड के जरिए आप रनिंग प्रोसेस देख सकते हैं कि भाई अभी करंटली क्या क्या प्रोसेस आपके सिस्टम पे चल रहे हैं। जस्ट लाइक विंडोज के अंदर टास्क बार मैनेजर होता है, आप उसको खोलते तो आपको नजर आता है, और टास्क बार मैनेजर में किसी प्रोसेस को अगर आपको किल करना होता है तो आप राइट क्लिक करके एंड टास्क करते हैं, लिनक्स के अंदर आप किल की कमांड यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से टॉप का एक ऑप्शन भी है। टॉप क्या है, ये भी आपको टास्क बार मैनेजर की जरा जो है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वगैरह दिखाता है कि कौन कितनी प्रोसेस जो है वो मेमोरी या सीपीयू वगैरह यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर की स्क्रीन से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। कैट के जरिए हमने देखा कि कैट के जरिए हम क्या देखते हैं कि फाइल के कंटेंट अगर आप देखना तो आप कैट की कमांड यूज करते हैं। इसके बाद डीएफ के जरिए आप सिंपल क्या देख सकते हैं, आपने जो पार्टीशन की हुई थी उसमें पार्टीशन या हार्ड डिस्क पार्टीशन के की स्पेसिंग की इंफॉर्मेशन की कितना यूज हो गया, कितना फ्री हो गया वगैरह। करंट की कमांड क्या है कि आप नॉर्मली रियल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है यार मैं इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं कर पा रहा या मैं स्पोर्ट का एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन, जैसे टेलनेट की यूटिलिटी भी है आपके पास, लेकिन खासतौर पर एचटीटीपी रिस्पांस को अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप कर्ल की यूटिलिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट चल रही है तो आप उसको कर्ल करके चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम से वो वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं है, कोई पोर्ट ब्लॉक वगैरह तो नहीं होती।
VI एक एडिटर है, जैसे कि आप नोटपैड या वर्डपैड विंडोज पे यूज करते हैं, लिनक्स के अंदर बहुत सारे एडिटर अवेलेबल हैं। उसमें से एक एडिटर है जिसका नाम विम होता है, उसका शॉर्ट में हम VI कहते हैं। ये कमांड लाइन एडिटर है, जो हम रेगुलर कोड करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। इसी तरह से एक कमांड है टेल की। ये क्या चीज है? किसी भी फाइल के कंटेंट आप लास्ट देखना चाह रहे हैं, आप टेल यूज करते हैं और इसमें कुछ आप स्पेशल टैग्स या स्विचेस यूज करते हैं, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस फाइल के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आपको रियल टाइम पे नजर आएंगे। ये मोस्टली हम जो लॉग फाइल्स होती हैं उनके ऊपर लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी अगर एरर आए, इशू आए, तो हमें उस स्क्रीन पे नजर आ जाए, बजाय इसके कि मैं फाइल खोलूं फिर एंड पे जाके देखूं क्या मसला आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये मुझे रियल टाइम पर फाइल के कंटेंट दिखा रही होगी। सूट क्या है? आप नॉर्मल, अभी तो हम रूट के यूजर से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल यूजर से कनेक्टेड है और कोई आप ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो जिसमें आपको हाई परमिशन चाहिए, विंडोज में इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे आप विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला ऑप्शन यूज करते हैं इस तरह का, तो लिनक्स के अंदर sudo का ऑप्शन होता है। सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, अगर कोई डेटा है और आप उसको ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। डेट के जरिए आप सिस्टम डेट वगैरह देख सकते हैं। ग्रैप की कमांड जो है, अगर आप में से किसी ने डेटाबेस पे काम किया, इस तरह से वेयर की क्लॉज होती है, ग्रैप उस तरह से काम करता है। या अगर आपने एक्सेल पे काम किया है तो एक्सेल में एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो मुझे फला टेक्स्ट दिखाओ या वो डेटा दिखाओ जिस लाइन में फला चीज लिखी हो, तो उसके लिए हम लिनक्स में ग्रैप यूज करते हैं। एसईडी की यूटिलिटी है, ये जो है मल्टीपल काम करती है। फॉर एग्जांपल सर्च एंड रिप्लेस करना, आपने कोई चीज फाइंड करनी है, इस तरह के जो भी काम है वो एसईडी की यूटिलिटी से काम होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह जब आप करेंगे तो एसईडी की कमांड आपको बहुत काम आती है इसमें। हिस्ट्री की कमांड ये देख सकते हैं कि आपने लास्ट क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट की है, यानी कि आपने जो भी कमांड एग्जीक्यूट की उसका लॉग बन रहा होता है, और इसके बाद आपको सारी कमांड दिखा देगा। टार, जिप और अनजिप जो है, ये आप डेटा को कंप्रेस करने के लिए या अनकंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे विंडोज के अंदर आप विनजिप या विनरार वगैरह यूज करते हैं, तो लिनक्स के अंदर टार और जिप और अनजिप की यूटिलिटीज अवेलेबल हैं जो सेम ये काम करती हैं। इसके अलावा पिंग की कमांड सेम वही है जो विंडोज में यूज होती है। IF कॉन्फ़िग जो है वो विंडोज में IP कॉन्फ़िग का अल्टरनेट जो है इसके अंदर वो IF कॉन्फ़िग होता है। chmod और chown जो है ये किसी भी फोल्डर या फाइल के ऊपर परमिशंस को मैनेज करने के लिए यूज होती है, कि मैं किस यूजर को क्या राइट्स देना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरी फाइल को जस्ट रीड कर सके या चेंज कर सके, या अगर स्क्रिप्ट है तो उसको एग्जीक्यूट भी कर सके, तो उसके लिए हम ये कमांड्स यूज करते हैं। एग्जिट, लॉगआउट और रीबूट और शटडाउन सेम है जो विंडोज में भी आप इसको यूज करते होंगे। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो शेयर कर लें। कमांड स्किप कर दें तो करवा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से जही साहब ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ये 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्या कहते हैं? 25 मिनट्स तक हम ले लेते हैं ब्रेक यहाँ पर। आराम से कर लेते हैं ब्रेक। दो बजे तक हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर 2 बजे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके। 2 बजे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।